नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है हमारा ये 10वां सेट है, जो कि बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म सीरीज वॉल्यूम 3 का ये सेट करवाया जा रहा है आपको। और आप भी इसका जो पीडीएफ है पा सकते हैं वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 26वें प्रश्न से। कारण है कि वहाँ उससे पहले जो 25 प्रश्न दिए गए मैथमेटिक्स से संबंधित और रीजनिंग से शायद संबंधित हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। 75 प्रश्न करवाएंगे, फटाफट देखेंगे कौन कितना उत्तर सही करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है। गैसों का गतिज सिद्धांत क्या है? तो आप लोगों ने एक जरूर पढ़ा होगा कि अणु हमेशा जो होते हैं ना आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षण यानी कि विपरीत बल लगाते हैं। यह कब होता है? यह गैसों के गतिज सिद्धांत पर संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ये काम जो होगा दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पे, जब वो गतिज सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते हैं। ठीक है, गैसों की अगर हम बात करें अणुगति या सिद्धांत की धारणा के अनुसार क्या होता है, तो देखिए संघटन अधिकतर ताक्षणिक होते हैं यानी कि तेज होते हैं, है ना। दो क्रमगत संघटक जो है यहाँ पे बीच अणु और एक सीधी रेखा की लंबाई में चलते हैं। एक दूसरे के साथ अणुओं के संघटक पूरी तरह से प्रत्यास्थ होते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। वह स्थिति जिसमें कि सभी वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। आदर्श गैस क्या होता है? तो वह गैस जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य हो तथा वो नगण्य के बराबर, ना के बराबर जो है ना स्थान घेरे, वो आदर्श गैस कहलाता है। या फिर कहें तो वस्तुतः आदर्श गैस जो होता है एक काल्पनिक अवधारणा है, जो कि व्यवहार में इसको सिर्फ नाम के लिए संभव रखा जाता है। आदर्श गैस के कुछ गुण भी हैं, जैसे कि आदर्श गैस जो होते हैं बड़ी संख्या में एक समान अणु पाए जाते हैं इसमें। आदर्श गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में उसके अणुओं के घेरे का आयतन नगण्य होता है, यानी स्थान कम घेरेगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है जब निम्न दाब और उच्चतम तापमान हो। तो सी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसके परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में बताया गया है, और यहाँ भी इसके परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में बताया गया कि नाभिक का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहाँ पे आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 3:5 का होगा। डी उत्तर कर लेंगे इसको। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये क्या होता है भाई? तो जब भी देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य में कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों की गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला कहाँ से पता चला था? F = G m1 m2, जहाँ पे हमारा m1 मास है, ठीक है, m2 भी मास है, और बटे में r², जहाँ G है वो नियतांक है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, ठीक है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वत्र एक समान होता है, इसको मान के चलते हम लोग। ओके, तो ये कर लीजिएगा। सवाल नंबर 30 है। 220 वोल्ट एसी का शिखर मान क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 220√2 वोल्ट, ठीक है। आंसर यहाँ पे हम लोग बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे। एक रेडियो सक्रिय नमूने के अर्ध आयु टी और उसकी औसत आयु स्मॉल टी के बीच का संबंध क्या है? तो रेडियो सक्रिय नमूने जहाँ पे अर्ध आयु को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं और उसकी औसत आयु को स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये टी का संबंध जो बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 0.693 टी, ठीक है। टी इज इक्वल टू n/λ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लेंथ हो जाएगा और लैम्डा हमारा नियतांक हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, सॉरी। तो आंसर हमारा ये निकल जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इसमें किससे स्वतंत्र होती है? तो 32 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान से होती है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 33। टेलीविजन संकेतों यानी कि टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति का परास होता है।
टेलीविज़न जो संकेत आते हैं यानी कि जो उसका इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, ये आवृत्ति जो होती है इसकी 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज़ तक का होता है दोस्तों। तो उत्तर बी कर लीजिएगा। जी हाँ, और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अगर हम एफएम रेडियो वगैरह की बात करें तो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति आवंटित की गई है, जिसकी लंबाई λ/4 होता है दोस्तों एंटीने का। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है किसका? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का। जी हाँ दोस्तों, ये जैव निम्नीकरण बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। यह ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल के सहबहुलीकरण के द्वारा बनता है। इसका उपयोग दोस्तों टूथब्रश के बाल जो बनते हैं ना, वो होता है। संगीत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे कि गिटार उटार में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे आंसर करेंगे। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध आयु काल 30 दिनों का है। यदि हम पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिनों के बाद शेष राशि क्या होती है? बिल्कुल याद रखेंगे, 1.25 ग्राम होगी दोस्तों। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। दिया कैलामाइन निम्नलिखित का अयस्क है। कैलामाइन जो है किसका अयस्क है? आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, इट्स ZnCO3, जिंक का अयस्क है ये, याद रखेंगे। जी हाँ, जिंक का अयस्क है ZnCO3। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है? 37 का उत्तर करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, ये प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि विद्युत रूप से तटस्थ परमाणु का प्रोटॉन समृद्ध नाभिक और आंतरिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की अवशोषित कर लेता है। तो आंसर कर लेंगे सी। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। मिर्च में फलों के पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है। मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अगर उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक इसमें से है ट्राईएक्टेनॉल, नोट कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्राईएक्टेनॉल दोस्तों एक कई पौधों के लिए एक विकास उत्तेजक होता है, जो कि विशेषकर गुलाब के लिए, फूलों के लिए यह तेजी से यहाँ पे बेसल ब्रेक का संख्या इसका बढ़ा देता है, जिसके चलते वो तेजी से वृद्धि होती है। सवाल नंबर 39 दोस्तों, कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। तो भाई कुत्तों के द्वारा होता है दोस्तों रेबीज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। कहीं अगर आप हाइड्रोफोबिया देख लें तो आंसर वहाँ पे कर सकते हैं। रेबीज एक दोस्तों संघनित रोग है, ये अभी आप ध्यान रखिएगा, और ये कुत्तों के काटने से होता है। एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है। एंथ्रेक्स जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मवेशियों में होता है, और मवेशियों में एंथ्रेक्स का टीकाकरण 4 महीने की आयु से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से उत्तर हम लोग बी कर लेंगे। यहाँ पे उत्तर एंथ्रेक्स बीमारी दोस्तों बैसिलस एंथ्रिकिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी जो दोस्तों संक्रमण के लिए प्लीहा व्यापक वृद्धि करता है। ठीक है। सवाल नंबर 41, सूखा रोग यानी कि रिकेटस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये कैल्शियम के कमी के चलते होता है रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी का आपको जरूरत पड़ता है। विटामिन डी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम और फास्फोरस के लवण उपापचय ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए बीमारी हो जाता है। ये उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? वेस्ट इंडियन, नोट कर सकते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडियन चेरी। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? देखिए, सुरती भैंस जो है एक नस्ल है दोस्तों, ये भैंस की नस्ल है, याद रखेंगे। और जर्सी तथा ब्राउन स्विस ये गाय की विदेशी नस्ल है, और ओंगोल जो है गाय की देसी नस्ल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पे हम लोग डी कर लेंगे। सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ से, रबी फसल सरसों है इसमें से। जी हाँ, रबी फसल और भी होते हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, सरसों, है ना, ये आलू, ये सब रबी फसलें हैं। खरीफ फसलें
तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली ये सब खरीफ फसलें हैं। तो इन फसलों के जो अंकुरण और प्रारंभिक विधि के लिए कम तथा पकने के समय उच्च ताप की आवश्यकता होती है उसे रबी फसल कहते हैं। और जिन फसलों के लिए उच्च तापक्रम और आर्द्रता की आवश्यकता होती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सेलेनियम। ये बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहां से। सवाल नंबर 46, वह विकल्प चुने जो कि संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। 46 का उत्तर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? 47 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, नीम का अक्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, 48 का बी यानी कि पीट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर है 49, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? जी हाँ, नाइट्रेट। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 50, पौधे की पत्तियों के हरे रंग का उत्तरदायी वर्णक है। पौधे की पत्तियों के हरे रंग का उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल है। याद रखेंगे, आंसर ए कर लीजिएगा। पर्णहरित कहते हैं क्लोरोफिल को, जो कि मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? 5 तरह के ये शामिल किए गए हैं। जी हाँ, ग्रामीण समुदाय का विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति के सामुदायिक भावना का प्रचार करना, और स्थानीय संस्थाओं के उत्साहित करना, और उत्पादन की पद्धतियों को विकास करना, और पर्यावरण स्तर पर जागरूकता फैलाना। ये 5 जो है चीज़ों को शामिल यहाँ पे किया गया है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, है ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि ग्राम पंचायत की संरचना का कौन कौन शामिल होता है ना। ग्राम पंचायत के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, ग्राम पंचायत व्यवस्था, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा। एक तो निर्वाचित मुखिया होता है भाई, बिल्कुल, और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो कि 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, जैसे कि वार्ड मेंबर होते हैं, तो ये भी बात सही है। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और ये पंचायत सेवक नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से तो जो हमने आपको अपडेट किया है इसमें तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, इट्स ए, 1 और 2 सही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किए हैं? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 53 का, अहमदाबाद, गुजरात में। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर करेंगे दोस्तों जावा ट्रेंच। जी हाँ, जावा ट्रेंच हिंद महासागर का गहरा बिंदु है, और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त भी है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हिंद महासागर के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 55 पे, टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? बिल्कुल, उत्तर करेंगे दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक कटक है, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी अटलांटिक कटक। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे, आंसर करेंगे, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? जी हाँ, चालुक्य राजा भीम द्वितीय थे, याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। और सिद्धराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। सोलंकी वंश का अंतिम शासक थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना भी की थी। तो सोलंकी वंश का स्थापना जो संस्थापक मूल राजा राज प्रथम थे। ठीक है, सवाल नंबर 57, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया? बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की गंधार शैली के अनुसार
तरासा गया। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आ भी सकता है। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव डाली? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स डी, ये थे डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम जो है इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी। भारत का सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियाई के शासक के डेमेट्रियस ने किया था, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? जी हाँ, काला पानी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 60 पे चलते हैं। शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया? जी हाँ, 60 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, 1937। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में लाया गया था। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक ही श्रृंखला जो कि यहाँ पे उसके माध्यम से एक ही शिक्षा योजना का प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसे मौलिक शिक्षा के आधार से भी हम लोग जानते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया? 61 का आंसर करेंगे दोस्तों, 22 जुलाई सन 1947 को। यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सबसे ऊपर गहरा केसरिया पट्टी है, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है। ध्वज की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई 3:2 की है ना, जो अनुपात में देखें तो। सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? आंसर कर लीजिएगा 62 का यहाँ पर। जी हाँ, पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल थी। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। बुकर पुस्तक है ना, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ये महिला हैं और ये अरुंधति रॉय हैं। और मैन बुकर की शुरुआत की गई थी 1969 में, याद रखेंगे। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रेस्टेसिया परिवार से संबंधित नहीं है? आंसर करेंगे जलसाही। जलसाही समुद्री जानवर क्रेस्टिया परिवार से संबंधित नहीं है। जी हाँ, झींगा एक जलवासी जंतु है, ये ध्यान रखेंगे। और केकड़ा जो है दोस्तों एक जल में रहने वाला जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम कार्निसस है, कार्निसस। सवाल नंबर चलते हैं 265 पे। निम्नलिखित में से एक कृति है ना, किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है? नहीं बोला गया है तो देखिए, इमरजेंसी होमलैंड्स 1991। जी हाँ, ये कृति श्रेय जो है खुशवंत सिंह को नहीं दिया सकता है क्योंकि इमेजनरी होमलैंड्स जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखित एक निबंध है। जी हाँ, सलमान रुश्दी द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 266 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला के पूर्वी विष बनाती है? आंसर कर लेंगे मैकाल पहाड़ियाँ, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे दोस्तों। एक उच्चतम न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम निष्पादित करने के आदेश को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं परमादेश रिट, ठीक है। एक उच्चतम न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश परमादेश रिट कहलाता है। दोस्तों, दी गई अभिव्यक्ति के बराबर y के लिए एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ये जो है आपका मैथमेटिक्स का शायद क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बना सकते हैं आप लोग भी। इसको a मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए देखिए, इसको a मान लिया हमने और
a+b और इसको मान लिया हमने b, ठीक है। अब ये जो है आपका a+b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे सेट है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसके बराबर इसका मान क्या होगा। तो मान निकलेगा 0.12 है ना, 0.12 निकलेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा है ना, a+b के होल स्क्वायर पे रख के, ठीक। चलिए सवाल नंबर 118 पे सीधे आते हैं, चूंकि यहाँ से जीके क्वेश्चन है आपके। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। सवाल नंबर 119, साख को किसके रूप में जाना जाता है। साख को एक ऋण के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 120, किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों को स्रोत मानते हैं। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों ए यानी कि लोकतांत्रिक, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून की अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वो विलंबित कर हो सकती है। जी हाँ, आंसर करेंगे 14 दिन के लिए। 122, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन भी इन्होंने किया था, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 123 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, चंगेज खान किस जनजाति का शासक था। आंसर करेंगे सी, मंगोल। जी हाँ, चंगेज खान तेनगरी धर्म का भक्त था। वो अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य के विस्तार के लिए भी जाना जाता था। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये अफ्रीका में है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, महाद्वीपीय सहित में परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। आंसर करेंगे सिलिका और एल्यूमिना इज द करेक्ट आंसर। ये सेल भी कहा जाता है दोस्तों, SIAL, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 126, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था। 2015 में किया गया था, 9 मई 2015, याद रखेंगे। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच जो है आपका एज कैलकुलेशन होना चाहिए, और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यहाँ पे 1000 रुपया से 5000 रुपया तक आपको न्यूनतम गारंटी पेंशन भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया। आंसर करेंगे दोस्तों ब्लेस पास्कल, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 128, भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया कि बजट काला बजट कहा जाता था। तो 128 का आंसर कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, 1973 के 74 का जो प्रस्तुत किया गया बजट है उसको काला बजट कहा गया। क्यों कहा गया, तो केंद्रीय बजट जो था 73-74 का भारत के काले बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बजट धारा 550 है ना, आर्टिकल 550 बजट की धारा ये, तो 550 करोड़ हुआ था यहाँ पे घाटा है ना, बजट का जो घाटा हुआ था ये 525 करोड़ का हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 है ना, आर्टिकल 112 का है ना, ये बजट घाटा के बारे में है। ये आर्टिकल 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण में पेश किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया गया, जो कि आंतरिक बजट कहलाया, और ये काला बजट के नाम से जाना गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का एक उदाहरण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर चट्टानों के कटे मंदिर का एक उदाहरण है, ठीक है जी। आंसर कर लेंगे 129 का बी, चट्टानों से कटे मंदिर। वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। R.K. नारायण है दोस्तों, याद रखेंगे। अल नगाह भारत तथा अल नगाह भारत सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास हैं। जी हाँ, भारत और ओमान के बीच का है, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत और नेपाल के बीच जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं सूर्य किरण, ये ध्यान रखेंगे, सूर्य किरण। और भारत और बांग्लादेश के बीच होता है दोस्तों कोप साउथ है ना, कोप साउथ, जो कि US भी इसमें शामिल है। और पाकिस्तान के साथ तो यहाँ पे अभी जनरली नहीं है युद्धाभ्यास, ये ध्यान रखेंगे। भारत और कौन सा पड़ोसी देश
किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? तो आपत्ति एक ही देश करता है भारत के साथ, वो पाकिस्तान है। सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा अब चाइना भी हो गया है। ये किशन गंगा जल विद्युत संयंत्र से किशन गंगा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में बंदीपुर में 5 किलोमीटर से उत्तर में स्थित है ये। देशों के बीच तेजी से एकीकरण का संयोजन की प्रक्रिया क्या है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, वैश्वीकरण। सवाल नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो 134 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख है? जी हाँ, आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख है? तो राज्यों का प्रमुख दोस्तों याद कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं या राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र की एकता, अखंडता और दृढ़ता परिचालित करते हैं। जी हाँ। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ए यानी कि 3 भाग में विभाजित है। जी हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह हमें आर्टिकल 79 में भी पता चलता है या बताया गया है। धम, धम जो है संस्कृत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, ये धम जो वर्ड है ये संस्कृत के शब्द धर्म का पाली रूप है। ठीक है, बुद्ध धर्म में ये धर्म का जो है कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर या बुद्ध का शिक्षण कह सकते हैं इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 38 पे। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? अकबर के द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर 1568 में कब्जा किया गया था। नोट कर सकते हैं। किस यमयोत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? 180 डिग्री पूर्व। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 140, भूप्रपट्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है? आंसर करेंगे सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सेल, सीमा और नेफ में बांटा गया है इसको। 3 मेटल कैटेगरी में इसको बांटा गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सी है? याद रखेंगे दोस्तों, शगुन। सेल, कौन से खेलों की एशियाड में भी कहा जाता है? कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, एशियाई खेलों को। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 143 पे। जहांगीर का आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, 143 का बी, ये पाली भाषा में थी। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो राममणि है ना, राममणि अय्यर मेमोरियल योग संस्थान जो है ये पुणे में है दोस्तों, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का अवार्ड जीता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अब्दुल फजल हैं, अबुल फजल। बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 146 पे। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, डी, रूस को। जी हाँ, म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया था। नोट कर लीजिएगा, 29 से 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में 4 देश जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस प्रतिनिधित्व किए थे। 47, मधेसी जनजाति भारत के तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित हैं। तो मधेसी जनजाति नेपाल में पाया जाता है और कुछ भारत में भी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में ये रहने वाले लोग हैं, मधेसी इनको कहा जाता है। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 148 पे। फिल्म काई पो चे किस पुस्तक पर आधारित है? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। इस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं और चेतन भगत 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर और स्टेट्स, 2 स्टेट्स जैसे फिल्मों को और पुस्तकों को लिख भी चुके हैं। सवाल नंबर 149, कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है ना, बिना नाम है, तो जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम क्रॉप के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। तो ये सतना में है दोस्तों, सतना इज द राइट आंसर। ये कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का ये। जी हाँ,
टाउनशिप है, शहर है। सवाल नंबर 150, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी? तो 73वां संविधान संशोधन था ये दोस्तों 1959 में, है ना, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया। और 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है, जिसे कि भाग 9 और आर्टिकल 243 के क से ण तक के तथा कुछ जो है 16 अनुच्छेद आर्टिकल में भी सम्मिलित है और अनुसूची 11 में इसका प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम लोग डी कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेट में हमने देखे वो 75 प्रश्न जो कि आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। आपने कितने उत्तर सही किए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसका PDF YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया गया है। जय हिंद।